हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों की क्लासें चल रही हैं वो मैंने आप लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यावसायिक संगठन की जो क्लास है वो आप लोगों की वर्तमान में चल रही है। और ये क्लास नंबर की बात करते हैं तो ये 15 नंबर की जो क्लास है वो आप लोगों की आज रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने क्लासें कर ली हैं, 14 क्लासों को कर लिया है। उसमें जो है आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और जो मैंने जो पिछला कंटेंट है जो मतलब मैंने 1 से लेकर 0 से स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोग तैयारी करते हैं बीकॉम में या फिर अगर आप लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं या फिर आप लोग अगर हरियाणा टेट की तैयारी करते हैं, एचपी एससी जो वर्तमान में वैकेंसियां निकली हुई हैं, अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हैं तो भी काफ़ी काम आने वाली है। ये क्लास जो है वो काफ़ी काम आने वाली है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो इसमें हम लोग साझेदारी का अर्थ करेंगे। साझेदारी का जो अर्थ है, विशेषताएं हैं और इनके सह मतलब कि साझेदारी और सह स्वामित्व में अंतर जो है वो हम लोग जानेंगे। ये हम लोगों का इसमें पार्ट ये हम लोगों का इसमें पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसमें बहुत ही जल्द हम लोग 1 बाई 1 क्लासें करेंगे। अब देखो, कुछ क्लासें में आप लोगों को एचपीएससी मतलब कि हरियाणा की डालता हूँ और मैं बीकॉम सेमेस्टर की भी आप लोगों को डालता हूँ, और झारखंड में मैंने आप लोगों को ये इकोनॉमिक्स की तैयारी जो कराई है उसको आप लोग मद्देनजर रखते हुए अगर आप लोग झारखंड में झारखंड की तैयारी करते हैं, मतलब पीजीटी की झारखंड में पीजीटी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी मैंने काफ़ी क्लासें जो है कराई हैं। अगर आप यूपी की तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी की तो उसमें भी काफ़ी काम आने वाली हैं। तो अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। मैं पूरी प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए और बहुत ही जल्द आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में फूड एंड न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसको मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन ये सभी मतलब कि बीकॉम हो, बीए हो या बीएससी हो, ये सभी में काम आएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग साझेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखा क्या हुआ है, साझेदारी का अर्थ। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो आप लोग इसको लाइक करें। साझेदारी के अर्थ में सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को जान लेते हैं। साझेदारी का जो अर्थ है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साझेदारी का जो अर्थ है इसका मतलब क्या है। लिखा हुआ है कि देखो, सिंपल सी बात यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर आपस में सहमत होते हैं और व्यापार करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। ये तो भाषा में हो गया, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि व्यावसायिक संगठन कौन कौन से हैं वो मैंने बताए हैं कि व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं, जो अभी बताया है और मैंने समझाया है। कोई ज़्यादा इसमें बहुत कठिन रूल नहीं है या कठिन बहुत अर्थ नहीं है इसका कि दो या दो से अधिक व्यक्ति ए और बी मिलकर, मान लो ए जो है राकेश जो है, राम जो है अकेला व्यापार करता है। राम जो है वो अकेला व्यापार करता है, तो वो कौन सा व्यापार है, तो वो एकाकी व्यापार है। और एकाकी व्यापार के बारे में मैंने पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, उसको आप लोग जरूर करें। ये राम जो है वो एकल, अगर एक व्यापारी है तो उसमें एक मतलब कि खुद व्यापार करता है तो वो एकाकी व्यापार है। और राम ने अगर मान लो श्याम राम श्याम मिलकर अगर कोई मान लो व्यापार करते हैं तो ये कौन सा व्यापार है, तो ये साझेदारी व्यापार है। कौन सा व्यापार है, तो ये साझेदारी व्यापार है। इसमें जो है एक व्यवसायिक संगठन में इसके प्रारूप के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो हो सकते हैं और दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, मिलकर व्यवसाय करते हैं। वे अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय का जो है प्रबंध संचालन करते हैं तथा पूंजी की व्यवस्था करते हैं। दोनों लोग जब व्यापार करेंगे तो दोनों लोग पूंजी लगाएंगे, अपनी व्यवस्था करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ विशिष्ट गुण, स्पेशल गुणों के कारण, कैरेक्टर्स के कारण वाले व्यक्तियों को सामूहिक संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, सामूहिक संगठन को ही हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति, कोई मतलब जैसे मान लो कि हम लोगों ने 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए व्यक्ति जो है वो धनी व्यक्ति है। ए व्यक्ति कौन है, धनी व्यक्ति है, उसने पैसे ज़्यादा लगाए हैं।
तो इसको रुपए ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। इस प्रकार अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति, जैसे कुछ व्यक्ति धनी व्यक्ति होते हैं, कुछ प्रबंध कला में निपुण होते हैं और कुछ अधिक व्यवहार कुशल होते हैं तथा कुछ अन्य कलाओं में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार वे साझेदारी संगठन का निर्माण करते हैं। मान लो अलग अलग विशेषताएं हैं सभी में, कुछ लोगों का व्यवहार जो है व्यवहार कुशल होते हैं, कुछ लोग अन्य कलाओं में जो है निपुण होते हैं, कुछ लोग है मैनेजमेंट में उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग पैसे ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से जो सभी व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग साझेदारी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को साझेदारी कहते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा कि एक व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे हम व्यापार, इसे मतलब कि हम साझेदारी कहते हैं। वे अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय का जो है प्रबंध संचालन करते हैं और पूंजी की व्यवस्था करते हैं या पूंजी लगाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो विशिष्ट गुणों वाले व्यक्तियों के सामूहिक संगठन को साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग गुण भी हो सकते हैं कुछ व्यक्ति में, जैसे मान लो ए में अलग गुण है, वो धनी है, बी में प्रबंध कौशल की ज्यादा क्षमता है, सी जो है व्यवहार कुशल है। इस प्रकार से कई व्यक्तियों को मिलकर जब कोई कार्य करते हैं और कोई संगठन बनाते हैं तो उसे हम साझेदारी संगठन कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे सभी व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी समझौता किया है, वे सभी व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी समझौता किया हो, वो व्यक्तिगत रूप से साझेदार या पार्टनर हम लोग कहते हैं उनको। जैसे ए ने, बी ने और सी ने कोई समझौता किया है तो ये तो हो गई हमारी साझेदारी, ये क्या हो गई, ये हो गई पार्टनरशिप। लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या, ये कौन व्यक्ति कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे साझेदार कहलाएंगे। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, साझेदार, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पार्टनर। ठीक है। और सामूहिक रूप से जो फर्म है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग फर्म कहेंगे, फर्म कहेंगे। और जिस नाम से वो व्यवसाय करते हैं उसे हम लोग फर्म का नाम कहलाता है, वो क्या कहलाता है, फर्म का नाम कहलाता है। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ये बातें आप लोगों को अर्थ में, जब साझेदारी का अर्थ मान लो आपसे पूछा जाता है कि साझेदारी क्या है, साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदारी का आशय क्या है, या मान लो कहीं भी अगर आप लोगों को साझेदारी मिल जाता है और आपका जो कंटेंट है वो कम पड़ रहा है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की, आराम से एक एक वर्ड आप लोगों को बताया, समझाया, और इतना कठिन नहीं है ये। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं से पहले हम लोगों को एक बात और जान लेनी है। वो बात क्या है कि साझेदारी अधिनियम 1932, अगर हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी अधिनियम, कुछ बातें एमसीक्यू में कभी कभी पूछी जाती हैं। तो साझेदारी अधिनियम 1932 है, और इसकी धारा जो 1932 की धारा 4 के अंतर्गत साझेदारी को परिभाषित किया गया है। 4 के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है, साझेदारी को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। इस बात को याद रखिए, परिभाषा नहीं लिखाई है लेकिन ये बात कभी कभी एमसीक्यू में पूछी जाती है कि कौन सी धारा, मतलब साझेदारी अधिनियम कौन सा है, 1932 है, और साझेदारी की धारा जो है वो कौन सी है, तो धारा 4 है। कौन सी धारा है, 4। ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और साझेदारी का जो है, जो साझेदारी की उपयुक्त साझेदारी की उपयुक्त परिभाषा के अगर आधार पर अगर हम लोग कहते हैं तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। साझेदारी, एक सेकेंड, साझेदारी
इन बातों को लिखना नहीं है आप लोगों को, ये बातें मैंने आप लोगों को कुछ एडिशनल बताई हैं, ठीक है। साझेदारी दो या दो या दो से दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था है। ऐसा नहीं है कि इच्छा पर डिपेंड करता है, किसी को हम डांट नहीं सकते, कोई ऐसा नहीं है कि मान लो हमने उसको जबरन साझेदार बनाया हो, ये कहकर धमका कर साझेदार बनाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ये ऐसी संस्था है, ऐच्छिक संस्था है, तो ये बात भी पूछी गई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऐच्छिक संघ है या संस्था है, ठीक है। ये बात भी पूछी गई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है। का ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब बात आती है नेक्स्ट में, साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये विशेषताएं भी कई बार पूछी गई हैं, तो इनमें हम लोग जानते हैं कि साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति अगर होगा तो वो एकाकी व्यापार होगा। कौन सा व्यापार होगा? तो वो उसे हम एकाकी व्यापार कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? एकाकी व्यापार कहेंगे। तो इसमें पहली विशेषता है कि दो या दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साझेदारी संस्था की प्रथम विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अवश्य होने चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति स्वयं से साझेदारी नहीं कर सकता। मतलब एक अकेला व्यक्ति, अब मान लो ए अकेला है, अब वो कहे कि हम लोग दोनों लोग साझेदार हैं। कौन दोनों लोग? खुद खुद अकेला व्यक्ति खुद को साझेदार मानेगा क्या? नहीं मानेगा, वो खुद का मालिक होगा, और इसीलिए उसको एकल स्वामित्व इसी को कहते हैं हम लोग। अब बात आती है कि साझेदारी की संख्या। देखो, साझेदारी जो है, साझेदारों की संख्या का जो उल्लेख है वो साझेदारी में नहीं किया गया है। साझेदारी जो है, साझेदारी में, साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। किंतु 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 कंपनी अधिनियम किंतु कंपनी अधिनियम किंतु कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार किंतु कंपनी अधिनियम के अनुसार एक साझेदारी एक साझेदारी एक साझेदारी की संस्था एक साझेदारी की संस्था में एक साझेदारी की संस्था में 20 से अधिक 20 से अधिक 20 से अधिक और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 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 10 से अधिक 10 से अधिक 10 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। 10 से अधिक अगर व्यक्ति होते हैं तो वो अवैध साझेदारी मानी जाएगी। व्यक्ति नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बातें कुछ एडिशनल बातें हैं, इनको जरूर आप लोगों को, ये बात लिखी हुई है इसको जरूर लिख लेना है। अगर पूछा जाता है एमसीक्यू में तो जरूर पूछा जाता है, लेकिन अगर थ्योरी में आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, तो इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। दूसरी विशेषता जो लिखी हुई है, दूसरी लिखी हुई है कि साझेदारी और फर्म एक जो है, साझेदारी फर्म जो है
इसमें लिखा हुआ है कि साझेदारी का फर्म से पृथक अस्तित्व होता है। जो साझेदार है और साझेदारी है का इसका जो है पृथक अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कंपनी जो है और अंशधारी जो है इनका अलग अलग पृथक अस्तित्व होता है, ऐसा साझेदारी में नहीं है। कानून की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से अलग ना होकर ही होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है। साझेदारी और फर्म जो है वो इसमें एक ही है। साझेदारी का फर्म से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। कानून की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से अलग ना होकर ही कोई भी फर्म साझेदार द्वारा किए गए समझौते के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर मान लो फर्म उत्तरदायी होगी और अगर साझेदार है तो साझेदार भी उसमें उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी विशेषता हम लोगों ने कर ली है। और तीसरी विशेषता क्या है कि साझेदारों के बीच वैध समझौता होना चाहिए। कैसा समझौता होना चाहिए? वैध होना चाहिए, उसे अवैध नहीं होना चाहिए। अवैध का मतलब वो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत उसको संबंधित होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होना चाहिए। तो वैध का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिनियमानुसार साझेदारी का संबंध अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना मौखिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस प्रकार से बाद में वो साझेदारी अवैध मानी जाएगी। अगर मान लो कोई विवाद होता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए इसमें एक लिखित अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है या फिर अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है। अब अनुबंध लिखित भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि साझेदारी को जो है वो वैध व्यापार होना चाहिए। साझेदारी का जो व्यापार है वो कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। साझेदारी के लिए नितांत आवश्यक है कि कुछ ना कुछ व्यवसाय या कारोबार हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परोपकार कर रहे हैं हम। और व्यवसाय का जो है वो वैध होना चाहिए, अवैध काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है ये बातें कही गई हैं। ठीक है, मान लो हम लोगों ने जो कागज बनवाए हैं वो हैं हम लोगों के जो हैं हम लोगों के कागज हैं वो हैं हम लोगों के नमकीन बनाने की। हम लोग एक साझेदारी बना रहे हैं, नमकीन बनाने के लिए कारखाना खोल रहे हैं दो लोग मिलकर। और उसमें हम लोग नमकीन की जगह क्या बनाने लगे? तम्बाकू बनाने लगे, तम्बाकू की पैकिंग करने लगे, तो ये साझेदारी अवैध मानी जाएगी। ठीक है, इनलीगल साझेदारी मानी जाएगी क्योंकि आपने नमकीन के लिए आप लोगों ने लाइसेंस लिया है या साझेदारी की है। नेक्स्ट विशेषता में इसकी लिखी हुई है लाभ कमाना। साझेदारी का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, परोपकार नहीं। मतलब कि सेवा भाव कम होना चाहिए, परोपकार भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम जो है हम बिल्कुल लाभ नहीं कमाएंगे। सिर्फ हमारा उद्देश्य ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परोपकार कर सकें, तो ऐसा जो है इसको हम लोग साझेदारी नहीं मानेंगे। ये साझेदारी की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि व्यवसाय का जो है वो लाभ जो हुआ है उसको आपस में बांटना चाहिए। जो व्यवसाय का जो लाभ हुआ है उसको हम लोगों को बांटना चाहिए। जो साझेदार हैं उनको साझेदारी का उद्देश्य व्यापार से केवल लाभ कमाना नहीं है वरन बल्कि उसको आपस में बांटना भी है। ठीक है, अब ए ने और बी ने मिलकर कोई व्यापार किया है और लाभ हुआ है अगर 3000 का, तो ए ने अगर मान लो ए को मिलेंगे 1500 रुपये और बी को मिलेंगे 1500 रुपये, क्योंकि वो कैसे साझेदार हैं? तो वो समान अनुपात में उनका साझेदार हैं। वो कैसे अनुपात में बांटते हैं? समान अनुपात में बांटते हैं। तो इस प्रकार से जो लाभ हुआ है इसको बांटना भी होता है। तो इसीलिए इसमें जो विशेषता है यही इसकी विशेषता है। हित का हस्तांतरण पर रोक होती है। साझेदारी के अंतर्गत कोई भी साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं कर सकता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। और लास्ट विशेषता जो कई बार इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में आप लोगों की पूछी गई है कि असीमित दायित्व। वैसे तो आप लोग अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए डिटेल ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप लोग एमसीक्यू में क्वेश्चन पेपर हैं तो ये कभी जो है विशेषताएं पूछी गई हैं। ये सारी इनमें से जो विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने महत्वपूर्ण विशेषताएं को लिखा हुआ है।
साझेदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि फर्म के ऋण के भुगतान के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व पृथक, संयुक्त और असीमित होता है। इसका स्पष्ट स्पष्ट आशय है कि यदि साझेदारी के ऋण को चुकाने के लिए साझेदारी की संपत्ति जो है अपर्याप्त हो तो साझेदारी की व्यक्तिगत संपत्ति भी ली जा सकती है। जैसे मान लो कि ए ने और बी ने मिलकर कोई साझेदारी स्टार्ट की है, ठीक है, और इन्होंने एक ऋण लिया है, कितने रुपए का? एक ऋण लिया है 50,000 रुपए का। और इनके व्यवसाय में जो है इनके पास संपत्तियां जो हैं, जो साझेदारी की संपत्तियां जो हैं वो कितने रुपए की हैं? वो हैं 30,000 रुपए की हैं। अब ये जो है इसको बेचकर तो ये लोन पूरा होगा नहीं, तो इसीलिए इनकी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, जो इनके घर की संपत्तियां हैं, उनको इनको बेचा जाएगा और उनसे इस ऋण का भुगतान किया जाएगा। इसीलिए इनको दायित्व जो कैसे दायित्व हैं, तो इनके दायित्व जो हैं वो असीमित दायित्व हैं, पता नहीं कब कितना दायित्व आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए इनका कैसा दायित्व है? असीमित दायित्व है। तो इनकी विशेषताओं में मैंने आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। व्यवसाय को देखो, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो विशेषता लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, साझेदारी और फर्म एक है, साझेदारी और फर्म एक है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को असीमित दायित्व वाली बताई। उसके बाद फर्म का जो है, एक इसमें एक विशेषता और है, फर्म का निश्चित नाम होना चाहिए। फर्म का निश्चित नाम होता है, फर्म का निश्चित नाम होता है, तो ये भी एक विशेषता है इनकी, ठीक है। और फर्म का पंजीयन, फर्म का फर्म का पंजीयन जो है, पंजीयन, ये भी इनकी एक विशेषता है कि साझेदारी में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार फर्म की रजिस्ट्री करना अनिवार्य नहीं है और रजिस्ट्रेशन न करने की दशा में किसी प्रकार का कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कर भी सकते हैं पंजीयन और नहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने साझेदारी की विशेषताओं को समझा। अब हम लोग बात करने वाले हैं साझेदारी और सह स्वामित्व में अंतर। साझेदारी और सह स्वामित्व में अंतर। सबसे पहला साझेदारी है, यहां पर लिखा हुआ है साझेदारी और यहां पर लिखा हुआ है सह स्वामित्व, को ओनरशिप। सह स्वामित्व, सह स्वामित्व, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि साझेदारी का मतलब क्या है यहाँ पर और सह स्वामित्व का मतलब क्या है। सबसे पहली विशेषता जो साझेदारी में सबसे पहला लिखा हुआ है कि साझेदारी लिखित या मौखिक समझौता द्वारा स्थापना होती है। साझेदारी की स्थापना लिखित या मौखिक समझौते के द्वारा होती है। और इसमें जो है इसकी विशेषता जो है, सह स्वामित्व की विशेषता की बात करते हैं तो नियमानुसार या किसी सामाजिक स्थिति के अनुसार स्थापना इसकी होती है, समझौता आवश्यक नहीं होता है। सह स्वामित्व में नियमानुसार या किसी सामाजिक स्थिति के अनुसार इसकी स्थापना होती है, इसमें समझौता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा नंबर इसमें साझेदारी में पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि साझेदारी व्यवसाय चलाकर लाभ कमाना और आपस में बांटना इसमें होता है। और इसमें जो है सह स्वामित्व में व्यवसाय चलाना या अर्जित जो लाभ है इसको बांटना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है सह स्वामित्व में व्यवसाय को चलाना तो है लेकिन लाभ जो अर्जित है उसको बांटना नहीं आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है अंतर लिखा हुआ है, और इसमें जो अंतर लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 नंबर में लिखा हुआ है कि संख्या जो है, इसकी संख्या की बात करते हैं। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकती है। और इसमें जो है सह स्वामित्व में संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चौथी नंबर की जो इसमें अंतर लिखा हुआ है कि साझेदारी बिना सभी साझेदारों की सहमति से संभव नहीं है। और इसमें जो लिखा हुआ है सह स्वामित्व में कि सह स्वामी अपनी इच्छा अनुसार बिना अन्य सह स्वामियों की अनुमति से
हित का हस्तांतरण कर सकता है। और इसमें जो है नेक्स्ट नंबर में अंतर लिखा हुआ है, नंबर 5 में जो लिखा हुआ है कि साझेदारी एक साझेदार दूसरे का एजेंट होता है। साझेदार को फर्म की संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। सह स्वामित्व में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये एजेंट होते हैं, साझेदारी एक दूसरे के एजेंट होते हैं और सह स्वामित्व एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है और इसमें जो है बंटवारे की मांग करने का अधिकार होता है। इसमें जो है बंटवारे की मांग का अधिकार होता है। और लास्ट जो नंबर लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म के लिए किए गए व्यय को कोई भी साझेदार वसूल कर सकता है। कोई भी साझेदार वसूल यहाँ पर लिखा हुआ है कर सकता है और असीमित दायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल अपने हिस्से की संपत्ति का अधिकार जो है, केवल अपने हिस्से की, इसमें जो लिखा हुआ है ये ऊपर नीचे हो गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो एजेंट वाला यहां पर है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है साझेदारों को फर्म की संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का अधिकार नहीं होता है और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि बंटवारे की मांग करने का अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व इसमें कैसा होता है, असीमित होता है और इसमें जो है असीमित दायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है, ये इसका लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहीं पर कि फर्म के जो है के लिए किए गए व्यय कोई भी साझेदार वसूल कर सकता है और इसमें लिखा हुआ है कि केवल अपने ही हिस्से की संपत्ति का पर अधिकार समस्त संपत्ति पर नहीं होता है, समस्त संपत्ति पर नहीं होता है। तो इसमें जो है इसकी जो अंतर जो है वो हम लोगों ने समझे हैं। इनको सह स्वामित्व को आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग जरूर करिए। सह स्वामित्व का मतलब ही आप लोगों को बहुत कम मालूम होगा, बहुत ही कम आप लोगों को मालूम होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए क्योंकि मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, सारी की सारी क्लासें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी क्लासें जो हैं, ये देखिए क्लासें जो हैं ये मैंने क्लासें कराई हुई हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग जरूर करें। ठीक है, तो ये क्लासें जो मैंने कराई हुई हैं, क्लास नंबर 5 जो है, क्लास नंबर 6 जो है, ये मैंने 6 क्लास है। 7 नंबर की क्लास नहीं लिख पाई है, नहीं मिल पाई, लेकिन उसमें है 8 नंबर की क्लास में हम लोगों ने व्यवसाय का प्रवर्तन को पढ़ा है। ठीक है, 9 नंबर की क्लास में हम लोगों ने व्यवसाय के प्रवर्तन को पार्ट 2 को मैंने किया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर ऐसी कई क्लासें जो हैं मैंने आप लोगों की कराई हुई हैं। ये देखिए 11 नंबर में हम लोगों ने व्यावसायिक संगठन के प्रारूप पर चर्चा की है। ये आप लोगों की क्लासें जो हैं, अगर आप लोग एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इन क्लासों को जरूर देखें। इन क्लासों में मैंने कुछ क्लासें एमसीक्यू में भी कराई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि एमसीक्यू क्लासें भी मैंने यहाँ पर कराई हैं। ठीक है, तो इन क्लासों को जरूर देखिए। ये क्लास जो मैंने एमसीक्यू कराई है और भी कई क्लासें जो हैं, 2-3 क्लासें हैं, ये मैंने क्लास एमसीक्यू आप लोगों की कराई है, तो इसको आप लोग जरूर करें। और भी क्लासें हैं जो मैंने एमसीक्यू कराई हैं। और आप लोग अगर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, बीकॉम में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी डिटेल की क्लास होने वाली है। इनको आप लोग जरूर करें, शेयर करें। और भी जो आपके भाई बंधु हैं वो आप लोगों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जोड़िए उनको। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।